तैमूर वहां से रुखसत हुआ तो मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक उसने यक के बाद दीगरे हमलावरों पर 3 दस्ती बम फेंके। वो बम अगरचे साख्त में छोटे थे मगर इंतहाई ताकतवर थे। इसका नतीजा ये निकला कि हमलावरों की तरफ से फौरी तौर पर फायरिंग रुक गई। मुझे ये खदशा था कि अगर उन लोगों के पास भी दस्ती बम हुए तो सूरत हाल खासी मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने पजेरो को मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस मर्तबा तैमूर ने न सिर्फ स्मोक बम इस्तेमाल किए बल्कि अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ मेन गेट से निकल गया। मेन गेट पर मौजूद गार्ड्स को शायद वो पहले ही हिदायत दे चुका था। गाड़ी के बाहर निकलते ही गार्ड्स ने मेन गेट बंद कर दिया। चंद लम्हों के बाद तैमूर की पजेरो कसीफ धुएं की दबीज चादर में गुम हो गई मगर सब मशीन गन चलने की आवाज अब भी आ रही थी। मुझे खदशा था कि हमलावर भी दस्ती बम इस्तेमाल कर सकते हैं मगर अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई थी। तैमूर की रवानगी के बाद मैं दोबारा महरम खान के साथी के पास पहुंचा। उसका चेहरा इंतहाई करीह और भयानक हो गया था। उसके जख्मों से गाढ़ा गाढ़ा खून अब भी रिस रहा था मगर इस हालत में भी उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत ही थी। वाकई वो जर्री और जीदार जवान था। मैंने महरम खान के साथी को मुखातिब किया, कहा तुम्हारे हमदर्दों का सफाया कर दिया गया है। बचे कुछ लोगों को भी जल्द ही ठिकाने लगा दिया जाएगा। महरम खान के साथी ने तल्ख लहजे में कहा, तो फिर मुझे भी गोली मार दो। मैंने कहा मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। मुझे तुम्हारे डाकू होने पर उतना एतराज नहीं है कि हालात ही किसी नौजवान को डाकू बनने पर मजबूर करते हैं। मुझे तो तुम्हारी बेगैरती पर हैरत से ज्यादा सदमा हुआ है। मैंने उसे जज्बात के जरिए मारने की कोशिश की। महरम खान का साथी गरज कर बोला, जबान संभाल कर बात करो कामरान, तुमने क्या सोचकर मुझे बेगैरती की गाली दी है? मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया, कहा ये गाली नहीं बल्कि हकीकत है। जो शख्स अपनी माँ और बहन की चौदर ही को चंद सिक्कों के इवज फरोख्त कर दे वो बेगैरत और बेजमीर नहीं तो और क्या कहलाएगा। तुम पढ़े लिखे नौजवान हो और अच्छी तरह समझते हो कि सरहद पार से आने वाले रॉ के ये एजेंट हमारे लिए खैर सगाली का पैगाम लेकर नहीं आते। ये हथियारों, मनशियात और दहशत गर्दी के जरिए हमारे वतन में मौत बांटते हैं। ये हमारी बहनों और बेटियों के दामन इस्मत को तार तार करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये वतन की सलामती के दुश्मन है। ऐसे लोगों का साथ देने वाला बेगैरत नहीं कहलाएगा तो क्या मौजस कहलाएगा। मैं शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। महरम खान के साथी के खून में लिथड़े हुए चेहरे के तासुरात तो दिखाई नहीं दे रहे थे मगर उसकी आंखों में अजीब सी वहशत पैदा हो गई थी। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मगर मौलवी अब्दुर्रहमान ने तो कहा था कि मैं इस धरती से जुल्म इस्तेहसाल का खात्मा करना चाहता हूँ। ये इनकलाब सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। उसने कई पढ़े लिखे और बेरोजगार नौजवान जमा कर लिए थे। मौलवी अब्दुर्रहमान ही ने हमें हथियार तकसीम किए थे। वो रिटायर्ड फौजी है, उसी ने हमें ट्रेनिंग भी दी थी। हथियार देकर हम लोगों को बॉर्डर के उस तरफ भेज दिया गया। वो इलाके का इंतहाई बाअसर आदमी है, उसकी जबान में जादू है। उसने हमसे कहा था कि जो मुल्क तुम्हें पेट भर रोटी और तन ढांपने को कपड़ा नहीं दे सकता उससे तुम मजीद क्या उम्मीद रखते हो। मैंने पूछा वो तुमसे चाहता क्या था? उसने कहा वो चाहता था कि हम मुल्क में दहशत फैलाएं, कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म कर दें, बाअसर अफराद के बच्चों, बेटियों और बीवियों को अगवा करें और उन्हें अपने इशारों पर नचाएं। इस तरह हमें तावान के तौर पर ही इतनी रकम मौसूल होती थी कि फिर कभी मुलाजमत का ख्याल ही नहीं आता था। मैंने उसे बोलने पर आमादा पाकर पूछा, अब मेरी आखिरी बात का जवाब दो। महरम खान के साथी ने मेरी बात काट दी, बोला यही पूछोगे ना कि मेरा यहाँ किन लोगों से राब्ता है? काश मेरी मुलाकात तुमसे पहले हो गई होती। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, तुम्हारे नाम की दहशत से उनकी नींदें हराम हैं। विनोद पांडे जैसा खतरनाक, मक्कार और सफाक एजेंट भी तुम्हारे सामने आते हुए कतराता है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि फायरिंग की आवाज मालूम हो गई है। मैंने बड़बड़ा कर कहा, यह फायरिंग क्यों बंद हो गई? वो बोला, अभी वो लोग नाकाफी इंतजामात से आए होंगे। उन्हें इतना अंदाजा ही नहीं होगा कि जहां इतनी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल मुझे कागज और कलम दो ताकि मैं तुम्हें उन गैर मुल्की और मुल्की एजेंटों के नाम और पते लिख दूं जो इस वतन की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। सोच रहा हूं कि आखिरी वक्त में ही एक नेकी कमा लूं। इस तरह शायद मेरे गुनाहों का कुछ कफ़ारा अदा हो जाए। मैंने मुलाजिम से एक पैड और कलम मंगवा कर महरम खान के साथी को दिया और बोला, मगर अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम बड़े साईं से कैसे टकराए। वो बोला, गोठ तो साईं मेरा वही है, बड़ा साईं हमारे सर का साईं है। जब मैंने गोठ छोड़कर हथियार उठाए और जंगल की राह ली तो बड़े साईं ने मुझे बहुत समझाया कि ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, मगर मैं कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। मैं अब भी बड़े साईं से नहीं उलझता, मगर हमारा कमांडर जो सरहद पार बैठा है, जहाँ के बारे में सब कुछ जानता है, उसी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं बड़े साईं से गुस्ताखी करूं। वो जानता था कि तुम आजकल बड़े साईं के बंगले में रह रहे हो, तुम इस मामले में जरूर दखल दोगे और मैं तुम्हें जिंदा या मुर्दा हालत में उसे पेश कर दूंगा। फिर मैंने उससे कोई सवाल न किया।
वो भी सर झुकाकर पैड पर नाम और पते लिखने में मसरूफ हो गया। उसने जल्दी जल्दी पैड पर कुछ नाम और पते घसीटे और वो पैड मेरी तरफ बढ़ाते हुए अचानक मेरे हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में रिवॉल्वर की गोली से बचने के लिए गोता लगाया और जमीन पर गिर गया। मेरे गिरते ही जोरदार धमाके की आवाज से कमरा लरज उठा। मैं महरम खान के साथी को दूसरा फायर करने नहीं देना चाहता था। मैंने लेटे ही लेटे जकंद भरी और उस पर जा पड़ा। मैंने दाएं हाथ से उसकी वो कलाई मजबूती से पकड़ ली जिसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। उसकी वो कलाई बेजान होकर एक तरफ गिर पड़ी और वो रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके खून में लिथड़े हुए चेहरे पर कनपट्टी के पास एक और सुराख का इजाफा हो गया था और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने न जाने क्या सोचकर खुदकुशी कर ली थी। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये तुमने क्या किया? जब अपने गुनाहों की तलाफी करने का इरादा कर ही लिया था तो बुज़दिलों की तरह अपनी जान क्यों दी? उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने इंसानों के खून से होली खेली होगी, कितनी औरतों के सुहाग उजाड़े होंगे, कितने बच्चों को यतीम किया होगा और कितनी दोशीज़ाओं को पामाल किया होगा। मगर उस वक्त न जाने क्यों मुझे उसकी मौत पर अफसोस हो रहा था। इंसान गुनाहों से ताइब हो जाए तो अल्लाह ताला भी उसे माफ़ कर देता है। मैंने अफसोस से सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त एक गार्ड दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। खैर तो है साईं, मैंने अभी इस कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनी है। मैंने सपाट लहजे में कहा, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। तुम लैंड क्रूजर निकलवाओ और उस गोरे को उसमें मुंतकिल कर दो। मैंने महरम खान के साथी की दी हुई लिस्ट पर सरसरी सी नजर डाली और उसे जेब में ठूस लिया और ट्रांसमीटर ऑन करके दुरानी को कॉल करने लगा। हेलो G1, हेलो G1, दिस इज G2। ट्रांसमीटर पर हवा के शोर और साई साई की मखसूस आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि या तो उन्होंने दुरानी को हलाक कर दिया है या फिर वो खुद ही किसी मसलहत की वजह से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। बहरहाल अब यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं था। उसी वक्त एक मुहाफिज ने इत्तला दी कि साईं गाड़ी तैयार है। मैं उन मुहाफिजों की जान दाव पर नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि जहाँ जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको फौरन बुलाओ। उनके अलावा महरम खान के साथियों को भी ले आओ। 2 मिनट के अंदर अंदर वो सब वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जिस बेजिगरी से मेरा साथ दिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जगह दुश्मनों की नजर में आ चुकी है, इसलिए अब तुम में से किसी का भी यहाँ रहना बेहतर नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि जहाँ चाहो चले जाओ। आइंदा कभी तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ी तो फिर हम लोग एक साथ होंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। मेरी आवाज भर्रा गई। हाकिम अली ने पूछा, मगर साईं अभी आप कहाँ जाओगे? पोल्ट्री फार्म के तमाम मामलात की देखभाल वही करता था। मैंने कहा, फिलहाल तो मेरी कोई मंजिल नहीं, मैं पहले गोट्स जाऊंगा, वहां से बड़े साईं की तलाश में जाऊंगा। हाकिम अली ने हैरत से पूछा, बड़े साईं की तलाश में? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हाँ, बड़े साईं की तलाश में। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है? वो बेयकीनी से बोला, बड़े साईं को अगवा? नहीं साईं, आपने गलत सुना होगा। इस इलाके में अभी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बड़े साईं पर हाथ डाल सके। फिर वो कुछ सोचकर बोला, साईं ये तो हो सकता है कि कोई बड़े साईं पर हमला करके उन्हें जख्मी या... फिर वो कुछ कहते कहते रुक गया। बोला, मगर इतनी जुर्रत किसी में नहीं हो सकती कि वो बड़े साईं को अगवा कर ले। मैंने कहा, यही मालूम करने तो मैं गोट्स जा रहा हूँ। वो बोला, साईं इतनी जल्दी मत करो, हो सकता है दुश्मनों ने आपके लिए जाल बिछाया हो। आप वहां जाते ही किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर मुझ पर एतबार करो तो एक मशवरा दूं। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, अभी यहाँ से तो निकलो, वो लोग किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। फिर मैं दूसरे लोगों से मुखातिब हुआ, कहा, बाबा अब तुम लोग भी जाओ। उन सब ने बारी बारी मुझसे मुसाफा किया और रुखसत हो गए। अलबत्ता हाकिम अली और महरम खान के उस साथी ने मेरे साथ जाने पर इसरार किया जो मुझे कोई मशवरा देना चाह रहा था। मैंने कहा, हाकिम अली, तुमने मेरा सब सामान गाड़ी में रख दिया है ना? वो बोला, साईं आपके सामान में एक छोटा सा सूटकेस और ब्रीफकेस था, उसके अलावा कैनवस का एक बड़ा थैला भी था। मैंने वो सब चीजें गाड़ी में रखवा दी हैं। सामान के साथ मैंने एक बड़े कार्टन में खाने पीने का सामान, बिस्किट के डिब्बे, खुश्क दूध, चाय और आम इस्तेमाल की दूसरी चीजें भी रख दी हैं। मैंने पूछा, और मेरे हथियार? उसने कहा, वो तो साईं सबसे पहले मैंने गाड़ी में रखे थे। उनके अलावा गाड़ी की सीटों के नीचे खुफिया खानों में भी रिवॉल्वर और दस्ती बम मौजूद हैं। फिर वो आहिस्ता से बोला, साईं उस बख्शू का क्या करना है? उसका इशारा महरम खान के साथी की तरफ था। मैंने कहा, वो तुम्हारे गोठ का आदमी है, तुम इसे ज्यादा बेहतर जानते होगे कि ये काबिल एतबार है भी या नहीं। हाकिम अली ने सरगोशी में कहा, साईं आदमी तो काबिल एतबार है। बड़े साईं ने खास तौर पर इसे महरम खान के साथ लगाया था ताकि ये उस पर नजर रख सके। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बोला, नहीं साईं, नुकसान की बजाय फायदा ही पहुंचेगा। ये कई बरस तक बड़े साईं का बॉडीगार्ड रहा है और इंतहाई जीदार आदमी है। मैंने कहा, फिर इसे भी साथ ले चलो। वो बोला, मगर साईं इस वक्त जाना कहाँ है? मैंने कहा, अभी तो मैं बंगले पर जाऊंगा,
वो जगह भी दुश्मनों की नजरों में है। तैमूर के निकलने के बाद वो यही समझे होंगे कि मैं फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। यही सोचकर उन्होंने तैमूर का पीछा किया होगा। हाकिम अली पुरजोश लहजे में बोला, बिल्कुल यही बात है साईं। तैमूर साईं के निकलने के बाद ही वो लोग भी चले गए थे। वो यही समझ रहे हैं कि उस गाड़ी में आप आ रहे हैं। फिर वो कुछ सोच कर बोला, मगर साईं क्या इस सूरत में बंगले पर जाना मुनासिब होगा? उन्होंने तैमूर साईं का पीछा किया होगा और अब तक बंगले में पहुंच चुके होंगे। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तैमूर इतना बेवकूफ नहीं है कि यहाँ से सीधा बंगले का रुख करे। उसे भी अपने ताकुब का इल्म हो गया होगा और उसने उन लोगों को डॉज देने की कोशिश भी की होगी। वो बोला, मगर साईं आप एक बात भूल रहे हो, वो लोग जानते हैं कि आप यहाँ से बंगले का रुख करोगे। वो इधर उधर भटकने की बजाय बंगले पर घात लगाकर बैठ सकते हैं। उसकी बात में वजन था। मैं भी इस बात पर गौर कर ही रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कि बख्शू बोल उठा, साईं मंजूर कॉलोनी में मेरा एक दोस्त रहता है। छोटा सा मकान है। वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, इसलिए मकान खाली ही रहता है। उसके बीवी बच्चे गोठ में हैं। मैंने दांत पीस कर कहा, मगर हमारे साथ ये हरामजादा पीटर भी है। इसे हम माचिस की डिब्बियां में बंद करके तो नहीं ले जा सकते। हाकिम अली ने कहा, साईं यहाँ से तो निकलें, इस मसले का हल भी समझ में आ ही जाएगा। वो बाबा साईं की खुसूसी लैंड क्रूजर थी। उसकी बॉडी और शीशे बुलेट प्रूफ थे। हाकिम अली ने स्टीयरिंग संभाल लिया। पीटर पिछली नशिस्त पर हाथ पैर बंधा पड़ा था। मैं भी उसके साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गया और न सिर्फ उसके हाथ पैर खोल दिए बल्कि उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। मैंने रिवॉल्वर की झलक उसे दिखाते हुए कहा, ये रियायत मैंने तुम्हें इस सूरत में दी है कि खामखा का शोर शराबा नहीं करोगे। वैसे इसका इलाज भी मेरे पास है। इस पर सलेंसर भी फिट है। बस मेरी इतनी कीमती गाड़ी की सीट तुम्हारे गलीज खून से गंदी हो जाएगी। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, देखो कामरान, मेरी बात संजीदगी से सुनो। हलक में कपड़ा ठुसा होने की वजह से उसका दम घुट कर रह गया था। वो बोला, मेरी जान लेकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं कभी अपने लोगों के लिए अहम था, मगर अब पिटा हुआ एक मोहरा हूँ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितने खौफनाक किस्म के खतरात में घिर गए हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मशवरे का शुक्रिया। वैसे गुज़श्ता कई बरस से मैं खतरात में घिरा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मौत आएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे टाल नहीं सकेगी, और जब तक मेरा वक्त पूरा नहीं होता दुनिया की तमाम सुपर पावर्स मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीटर बोला, तुम शायद विनोद पांडे को जेर करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हो। मैं मानता हूँ कि विनोद पांडे रॉ का इंतहाई मक्कार और खौफनाक एजेंट है, मगर मैंने उसकी बात काट दी। कहा, मगर अब जो लोग तुम्हारे कत्ल पर मामूर किए गए हैं, विनोद पांडे उनके सामने बच्चा है। फिर मैंने तंजिया लहजे में कहा, बाय द वे, ये बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों से मरूब हो जाऊंगा तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो। वैसे शायद तुम भी उन लोगों में से एक हो जो मेरी जान लेना चाहते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मगर अब जिन लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया गया है वो पेशावर कातिल हैं, और उनमें से कभी कोई आज तक नाकाम नहीं रहा। CIA, मोसाद और रॉ के इंतहाई सफाक एजेंट तुम्हारे खून की बू पर लगे हुए हैं। ट्रेजेडी ये है कि उनकी सरपरस्ती तुम्हारे ही मुल्क के चंद अहम जिम्मेदार सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। मैंने जहर आलूद लहजे में कहा, मैं ये सब कुछ पहले से जानता हूँ। मैं उन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी जानता हूँ जो पैसे की खातिर वतन की आबरू का सौदा करने में मसरूफ हैं। मैंने महरम खान की लिस्ट के नाम याद करते हुए कहा, मैं अपनी आंखें और कान खुले रखता हूँ, इसलिए अब तक तुम जैसे मस्खरों के हत्थे नहीं चढ़ सका। मगर सवाल फिर वही है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? फिर मैं जरा तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम ये समझते हो कि इन सब इंफॉर्मेशंस के इवज मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। पीटर ने तंजिया लहजे में कहा, रईस अब्दुर्रहमान खान की कीमत पर भी नहीं। मेरा ख्याल था कि उनकी सलामती के ख्याल से तुम मेरी बात पर गौर करोगे। मैंने बेयकीनी से कहा, तुम तो पिछले कई दिन से यहाँ बंधे पड़े हो, तुम बाबा साईं के मुताल्लिक क्या जानो? पीटर ने कहा, यह सब कुछ प्री प्लान्ड था कामरान। अगर तुम मेरी जिंदगी की जमानत दो तो मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे बाबा साईं कहाँ होंगे। मैंने कहा, और अगर तुम्हारी इत्तला गलत साबित हुई तो? वो बोला, तो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ ही, जिस तरह चाहो मुझे मार देना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। रईस को वहां से छुड़ाना तुम्हारा काम होगा। मैं ये भी नहीं बता सकूंगा कि वहां कितने आदमी होंगे। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने अब तक उन्हें हलाक कर दिया। मैंने पीटर के चेहरे पर जन्नाटे का एक थप्पड़ रसीद किया। कहा, आखिर सच बात तेरी जबान से निकल ही गई ना? पीटर ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, मैंने एक इम्कान जाहिर किया है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अचानक गाड़ी वसीओ अरीज एक बंगले के सामने रुक गई। बंगला क्या बल्कि उसे महल कहना ज्यादा मुनासिब था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो हाकिम अली?
बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि हम किस समत में सफर कर रहे हैं। मेरा अंदाजा था कि वो डिफेंस का कोई इलाका है। हाकिम अली बोला, साईं ये अबू ज़हबी के एक शेख का बंगला है। वो खुद तो कभी साल 2 साल में एक मरतबा यहाँ आता है, मगर बंगले में उसके नौकर मौजूद रहते हैं। बंगले का इंचार्ज हमारे गोठ का ही आदमी है। वो बड़े साईं का बहुत एहतराम करता है। बड़े साईं ने ही उसे पढ़ाया लिखाया है और यहाँ नौकरी दिलाई है। मेरा तो वो बेहतरीन दोस्त है। हम दोनों शुरू से आखिर तक एक साथ पढ़े हैं। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो हाकिम अली? वो बोला, साईं मैं अली मुराद, महरम खान और मंजूर खान एक साथ पढ़ते रहे हैं। मंजूर खान उस आदमी का नाम है जो शेख के बंगले का मैनेजर है। मैं पहले भी कई दफा उसके बंगले में ठहर चुका हूँ। इन हालात में हमारी मदद करने से वो इनकार नहीं करेगा। हॉर्न के जवाब में गेट की ज़ेली खिड़की खुली और मुलाजिम नुमा एक शख्स ने बाहर झांका। वो शायद हमारी शानदार लैंड क्रूजर से मरूब हो गया था और मुअद्दब लहजे में बोला, जी सर, किससे मिलना है आपको? हाकिम अली बोला, मंजूर खान को बोलो हाकिम अली आया है। वो उल्टे कदमों अंदर लौट गया। खुले हुए दरवाजे में से मुझे गेट पोस्ट दिखाई दे रही थी। वो शख्स उसी गेट पोस्ट में दाखिल हुआ और मुश्किल से 1 मिनट के बाद बाहर आकर गेट खोल दिया। उसने शायद इंटरकॉम पर मंजूर से राब्ता कर लिया था। हाकिम अली लैंड क्रूजर को सीधा पोर्च की तरफ ले गया। गेट से लेकर पोर्च तक का फासला तकरीबन 1 फरलांग तो होगा। ये बंगला गजों में नहीं बल्कि एकड़ों में बना हुआ था। उसके पोर्च में इतनी जगह थी कि आगे पीछे कम से कम 20 गाड़ियां तो आ सकती थी। पोर्च में उस वक्त भी एक सफेद टोयोटा क्राउन और मित्सुबिशी लैंसर के अलावा 2 सुजुकी जीपें और एक हाई रूफ मौजूद थी। हाकिम अली ने मुझे गाड़ी में ही रुकने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उसी वक्त अंदर से एक नौजवान बरामद हुआ। उसके जिस्म पर जदीद तराश की जीन्स थी, इंपोर्टेड शर्ट का गिरबान खुला हुआ था और गले में सोने की चेन नजर आ रही थी। उसकी कलाई पर रोलेक्स की इंतहाई कीमती घड़ी थी और पैरों में रिबॉक के जॉगर्स थे। उसे देखकर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो शख्स यकीनी तौर पर शेख का कोई भाई, भतीजा या करीबी अजीज था। उसकी मौजूदगी में हमारा यहाँ कयाम करना नामुमकिन था, चाहे मंजूर खान ही सिफारिश करता। वो स्मार्ट नौजवान अचानक हाकिम अली से बगलगीर हो गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वही मंजूर खान है। फिर हाकिम अली ने गाड़ी की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो दोनों बरामदे की सीढ़ियां उतर कर गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्हें गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर मैंने पीटर से कहा, आराम से बैठे रहना, वरना। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं जुमला अधूरा छोड़कर गाड़ी से उतर गया। हाकिम अली ने कहा, ये मंजूर खान है साईं, मेरा बचपन का दोस्त और बड़े साईं का मुंह बोला बेटा। वो हमेशा इसका नाम लेने की बजाय इसे बेटा कहकर मुखातिब करते हैं। फिर वो मंजूर की तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, अदा मंजूर, ये कामरान साईं हैं, साईं नासिर मरहूम का दोस्त और बाबा साईं का चहीता। मंजूर ने गहरी नजरों से सरतपा मेरा जायजा लिया। उसके चेहरे पर वो खुलूस उनका था जो अब तक मुझे बाबा साईं के खास लोगों में नजर आया था। हत्ता कि उस खुलूस की झलक बख्शू के चेहरे पर भी थी। शायद शेख कमाल बैठ कर खाने की वजह से वो काहिल, आराम तलब और ऐशो इशरत का दिलदादा हो गया था। शेख बेचारा तो साल 2 साल में एक दफा ही यहाँ आता होगा। ये लोग उसके खर्चे पर खूब ऐश करते होंगे।